हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज़ निशा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर एक साइंस ग्रुप की सीरीज़ चला रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है, ये तीसरा हमारा प्रैक्टिस सेट है। उसी को आगे हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। और ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और अपने सॉल्यूशंस के भी आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। तो जैसे कि ये पहला सवाल है, क्या कह रहा है, यदि एक लेंस की फोकस दूरी f है तो लेंस की शक्ति क्या होगी। मतलब कह रहा है कि कोई एक लेंस है, उसकी फोकल लेंथ अगर f है तो हमें पावर शक्ति बताना है क्या होगी। तो देखिए, जब हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, लेकिन ये कब होता है, मीटर में होता है। और यहाँ मीटर में क्या दे दिया, 100/f, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब 3 बचे सेंटीमीटर में। तो जब हमें पावर को सेंटीमीटर में बताना होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है 100/f, और ये f क्या होता है, सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 100/f सेंटीमीटर सही है। नेक्स्ट कह रहा है, किस रंग के दृश्य प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम होती है। मतलब ये है कहने का कि जब कोई वाइट लाइट पड़ती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट्स हो जाती हैं। कौन कौन से 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें क्या, तो इसमें पूछ रहा है इन्हीं कलर्स में सबसे कम आवृत्ति मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। तो एक सीक्वेंस है, वो आप लोग याद कर लीजिए। जैसे ही हम लोगों ने लिखा विबग्योर, जब हम V से R की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ जो होता है वो बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी घटती है, आवृत्ति हमारी घटती है। तो सबसे कम आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेड कलर की होगी। तो ऑप्शन नंबर बी लाल हमारा सही है। नेक्स्ट कह रहा है धात्विक चालक का प्रतिरोध। अब ऑप्शंस में से बताना है क्या। तो एक चीज देखिए क्या होता है, धात्विक चालक जैसे मतलब मेटलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडमली सिचुएटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारा धात्विक चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत रैंडमली सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे, जैसे अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, वाइब्रेशन ऐसे शुरू हो जाती है, आपस में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, आसपास के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होने लगते हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे 2-3 इलेक्ट्रॉन्स है, वाइब्रेशन ऐसे 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 से शुरू हुआ तो वो आपस के इलेक्ट्रॉन से क्या होने लगे, टकराने लगे, कोलाइड होने लगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रैफिक जैसी पोजीशन क्रिएट हो जाती है और इन्हें फर्दर मोशन के लिए, आगे की मोशन के लिए पाथ नहीं मिल पाता। अब जब ये आपस में ही लड़े जा रहे हैं और यहाँ एक ट्रैफिक पूरी क्रिएट हो गई तो ये आगे बढ़ेंगे कैसे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, यानी कि इन्हें पाथ नहीं मिल पाता है। तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। अब जैसे ये इधर टकराए तो ये इधर जाने लगे, इधर टकराए तो इधर, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और इस वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए हमें क्या होता है, जैसे ये एक मेटलिक कंडक्टर है, करंट फ्लो होने के लिए क्या ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करे, किसी भी डायरेक्शन में मूव ना करे। यानी कि यहाँ पे ये हर डायरेक्शन में मूव हो जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में, तो करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और करंट कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है कि धात्विक चाल का प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट 54 क्या कह रहा है, दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो दही, दूध से दही का जब निर्माण होता है तो उसमें जो जीवाणु अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो होती है लैक्टोबेसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का आप लोग आंसर करिए। तो वो होता है एशेरिकिया कोलाई, ठीक है। आंत में कौन सा जीवाणु, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु होता है, एशेरिकिया कोलाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किसके पादप वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके यौगिकीकरण करते हैं। इसका आंसर करें आप लोग। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मटर। मटर वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके यौगिकीकरण करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 57, इसको आप लोग भी आंसर करें। लेडिंग की कोशिकाएं कहाँ होती है और किसका स्रावण करती हैं। तो लेडिंग की कोशिका जो होती है वो होती है
वृषण में, और किसका स्रावण करती हैं? टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, वृषणों में टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। नेक्स्ट हमारा वृक्कों की ग्लोमेरुलाई में, वृक्क मीन्स होता है किडनी, किडनी की ग्लोमेरुलाई में क्या होता है बताएं आप लोग? ये अभिवाही धमनिका अपवाही धमनिका से मोटी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट का किसके उत्पादन में उपयोग हो सकता है? बताएं आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य तथा बायोगैस दोनों में। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र का परिणाम है, बताएं कौन सा है? तो ओजोन छिद्र का परिणाम क्या हो रहा है? वैश्विक ताप। ठीक है, क्या हो रहा है? ओजोन लेयर में जब होल होने लगता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, इसी तो ओजोन छिद्र का परिणाम क्या है हमारा? वैश्विक ताप, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61, विश्व में सबसे तेजी से समाप्त होते प्राकृतिक संसाधन है, बताएं कौन से? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जंगल। जगह जगह से जंगल काटी जा रही है और वहां पे बिल्डिंग्स डेवलप हो रही हैं, तो हमारा बहुत तेजी से समाप्त प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो वो देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा मेनली कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, H2O, वाटर एंड N2O। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो सही है। सॉरी, हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रिक मोटर परिवर्तित करती है, बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए क्या होता है, जब मोटर को हम लोग क्या करते हैं, हमारे घरों में मोटर लगे होते हैं पानी के, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं? स्विच से कनेक्ट करते हैं। तो जब हम स्विच से कनेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जाने लगते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है वहां पर हमें। देन वहां क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? मोटर्स के अंदर आर्मेचर लगे होते हैं। ठीक है, आर्मेचर क्या करते हैं? मोटर्स का आर्मेचर जो है वो मोटर्स का घूमने लगता है, और जब भी कोई चीज घूमने लगे, मोशन करने लगे, इसका मतलब क्या होता है? वहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी मिलने लगती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। हमने क्या किया? मोटर को किसी स्विच से कनेक्ट किया, स्विच से कनेक्ट करने पे हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, और बाद में हमें क्या मिल रही है? मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, तो नवीकरणीय मीन्स होता है रिन्यूएबल। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जिन्हें हम लोग दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, पॉल्यूशन की और बहुत सारी चीज़ों की बचत होती है। तो देखिए, रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय क्या होता है? कि वो एनर्जी या वो संसाधन जो यूज़ करने के बाद कम टाइम में अगेन रीयूज़ कर लें। और जो अनवीकरणीय होती है, मतलब नॉन रिन्यूएबल, वो क्या होता है? कि यूज़ करने के बाद उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। एक बार स्टॉक अगर ख़त्म हो गया हमारे पास, तो ख़त्म होने के बाद उसे रीयूज़ करने में हज़ारों साल लग जाते हैं। और ये टाइम पीरियड क्या होता है? कि एक ह्यूमन लाइफ के टाइम पीरियड से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये मतलब एक इंसान अपनी लाइफ में अब दोबारा तो इसको नहीं, हाँ दूसरे भले उसकी जनरेशन क्या है वो यूज़ कर ले हज़ारों साल बाद, लेकिन वो खुद नहीं कर सकता, इसलिए इसे अनवीकरणीय कहते हैं। तो यहाँ पे नवीकरणीय स्रोत नहीं हो, यानी कि अनवीकरणीय, तो वो कौन सा है? वो होती है हमारी जीवाश्म ऊर्जा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो होता है वो थोड़े समय के बाद ख़त्म हो जाता है और इसको रीयूज़ करने में हज़ारों साल लग जाते हैं ज़मीन के अंदर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65, चोट लगने के स्थान पर रक्त जमने में मदद करने वाली रक्त कणिका है, कौन सी है? आप लोग इसका आंसर करें, ये हमने क्लास में पढ़ाया था। तो वो होती है हमारी प्लेटलेट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66, गैसीय हार्मोन कौन है? तो वो होते हैं हमारे इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किसमें इथाइलिन का स्तर उच्च होता है?
इसका आंसर करें आप लोग। तो इथाइलिन का स्तर सबसे ज़्यादा किस में होता है? वो होता है पकते हुए केले के फल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। सेब के फल का आकार बढ़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बताएं आप लोग इसका। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमेलिन या जिब्रेलिन प्लस साइटोकाइनिन, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। संपक्वता एक अवस्था है जिसमें, इसमें क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प एक ही समय पर पकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? टेरिडोफाइट्स में प्रजनन होता है, बताएं क्या है इसका सही आंसर। तो टेरिडोफाइट्स में बीज द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? वेट, सॉरी, ये बीज द्वारा नहीं है, ये बीजाणु द्वारा है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया। अगला हमारा 71 क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है ग्रास नली में भोजन में परिचालन का कारण है, बताएं क्या। तो देखिए जो ग्रास नली होती है वो ग्रसनी से जुड़ी और नीचे अमाशय में ओपन होने वाली एक नली है। इस नली से होकर भोजन पेट तक पहुंचता है और ये लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें पाचन ग्रंथि नहीं होती है, इसलिए यहाँ डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो ग्रास नली में भोजन में परिचालन का कारण क्या होता है? क्रमाकुंचन। नेक्स्ट, पौधे में जाइलम का कार्य क्या होता है? बताइए, हमने क्लास में पढ़ाया था। तो देखिए पौधे में क्या होता है? दो टाइप के वैस्कुलर टिश्यूज, मतलब जैसे हम लोग संवहन ऊतक कहते हैं, उसमें दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? जाइलम होता है और एक फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है? जल का संवहन करता है और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का संवहन। तो यहाँ पे जाइलम पूछ रहा है, तो जाइलम क्या? जल का संवहन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए जल संवहन सही है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73 में मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क मीन्स किडनी। तो किडनी किस तंत्र का भाग है? आप लोग बताएं हमें। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन का। ठीक है, उत्सर्जन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है एक प्रोटीन की सूचना देने वाला डीएनए का भाग कहलाता है, कौन सा कहलाता है? इसका आंसर करें आप लोग। तो वो कहलाता है जीन। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75। एक बच्चे को अपने पिता से कितने प्रतिशत जीन प्राप्त होता है? तो याद रखिए हमेशा कि एक बच्चे को अपने पिता से 50% जीन प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि काइटन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है, किस में पाया जाता है? बताएं आप लोग। तो काइटन युक्त बाह्य कंकाल कीट वर्ग में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? देखिए परजीवी क्या होता है? वो जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो मच्छर है वो परजीवी नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? तो वो होता है हमारा लघु केंद्रिका। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, बताएं कौन सा? इसका आंसर करें आप लोग। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूरिक अम्ल, यानी कि यूरिक एसिड। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80। स्तनधारियों में वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करना है? इसका आंसर बताएं आप लोग। तो वो होता है स्तनधारियों में किडनी का जो काम होता है वो अत्यधिक लवण, यूरिया तथा जल को उत्सर्जित करना है। नेक्स्ट है 81। क्रिस्टी सहायक होते हैं। तो क्रिस्टी जो होते हैं वो श्वसन में सहायक होते हैं। अगला 82। एक तत्व के दो समस्थानिक के उदासीन परमाणु में कौन सा भिन्न होता है? बताइए, हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था समस्थानिक में कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट होती है।
तो हमने बताया था क्लास में कि समस्थानिक जो भी होते हैं उसके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं और द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान आपका भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जल में आयनीय विलयन बनाता है, बताएं कौन सा करता है। तो NaI सोडियम आयोडीन क्या करता है, जल में आयनीय विलयन बनाता है। नेक्स्ट 84 निम्नलिखित में से कौन सा अति अम्लीय तथा अति क्षारीय विलयनों के लिए सही होगा, बताएं। तो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 मोलर होगी अगर, तो वो अति अम्लीय और अति क्षारीय विलयनों के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वितरण का आयनीय ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए। तो देखिए एक चीज़ याद रखिए, हमेशा जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, आयनीय ऊर्जा हमारी बढ़ती है, और हम अगर टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो आयनीय ऊर्जा हमारी क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जैसे अगर हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, 1s2 2s2 फिर 2p6 3s2 इस तरह से, तो जब हम लोग इधर अपना ये 1, ठीक है, 2 के बाद क्या 3, यानी कि हम क्या जा रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ, तो आयनिक ऊर्जा क्या होती है हमारी, घटती है। और यहाँ पे हमें किसकी बताना है, यानी कि कम न्यूनतम बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें हमारा क्या है 3s1, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट 86 जिस यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीकरण +5 हो उसे चुनिए, ठीक है। तो ऑक्सीकरण हमें कैसे निकालना होता है, जैसे हमें सपोज करिए कि मान लीजिए NaCl का निकालना है, ठीक है, NaCl में Cl का ऑक्सीकरण निकालना है, तो हम इसे क्या करते हैं x मान लेते हैं, और मान ले रहे हैं ऐसे कि Na का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो मान लिया 2, और इसको 0 के बराबर कर देते हैं, फिर 2 को इधर भेज देंगे तो -2, यानी कि यहाँ पे Cl का ऑक्सीकरण संख्या क्या मिल गई, -2। तो इस तरह से निकालने का ये तरीका होता है। अब हमें निकालना है वो ऑक्सीकरण संख्या, इनमें से बताना है किसका ऑक्सीकरण संख्या मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला क्या है, HClO4, ठीक है, हमें क्लोरीन का बताना है इसका, तो क्लोरीन की जगह हमने X लिख दिया। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो इनटू में 4 = 0। कितना हो गया, 1 + x 2 4 = 8 -8 = 0। 1 - 8 कितना हो गया, -7 = 0, यानी कि x = 7, हमें +5 चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा भी हमारा HClO3 है, तो H का ऑक्सीडेशन नंबर +1, Cl हमें निकालना है x, O का कितना होता है -2, और कितने O है, 3 है, तो 3 कितना = हमारा हो जाता है 0। तो यहाँ पे 1 + x 2 3 = 6 -6 = 0, 1 - 6 हो जाएगा -5 = 0, और x = +5 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी HClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस किस मिश्रण को गर्म करने पर बनाई जाती है, ठीक है। तो बताएं इसका आंसर करें, तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी MnO2 और सांद्र HCl को मिला करके हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 स्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक हैं, इसका आंसर करें आप लोग। तो स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग Na2CO3 यौगिक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 89 निम्नलिखित में से कौन सा लोहे की मिश्र धातु है, बताएं। तो वो होती है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होती है वो लोहे की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट 90 क्या कह रहा है, सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ गर्म करने पर एक गैस प्राप्त होती है, और वो गैस कौन सी है, बताएं आप लोग। तो वो होती है हमारी मीथेन CH4। नेक्स्ट सोडियम परम्यूटेट का सूत्र है, बताएं। ये आप लोग बहुत क्लास 11th से ही पढ़ लिए होंगे, तो बताएं इसका क्या आंसर होगा। तो जो सोडियम परम्यूटेट का सूत्र होता है वो होता है Na2Al2Si2O8, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है।
नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 5 है तथा लघुत्तम 25 है, सॉरी लघुत्तम 150 है। पहली संख्या कह रहा है 25 है, तो दूसरी संख्या बताओ। ये हमने क्लास में इस तरह के 4-5 क्वेश्चंस कराए हैं, तो बताएं ये कैसे सॉल्व होगा। आप लोग साथ में मेरे सॉल्व करते रहें। कह ये रहा है कि एक दो संख्याओं का दो नंबर्स का क्या है, HCF 5 है और LCM 150 है। पहली संख्या कह रहा है अगर 25 है तो दूसरी क्या होगी, इसका फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF 5 कह रहा है और LCM 150 कह रहा है। पहला नंबर कह रहा है 25 है, दूसरा नंबर नहीं पता, हमने x ले लिया, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 150 अपॉन 25। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 0, यानी कि कितनी आ गई आंसर 30। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 30 सही है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 93, यदि log a बाई बी प्लस log b बाई ए इक्वल टू log a प्लस बी हो तो इनमें से क्या सही होगा। तो देखिए एक हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो यहाँ पे देखिए log a बाई बी प्लस log b बाई a है, तो ये क्या हो जाएगा log a बाई बी इंटू b बाई a किसके बराबर है, log a प्लस b के। यहाँ b से b कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, बचा क्या हमारा log 1 इक्वल टू log a प्लस बी। log log एलिमिनेट हो जाएंगे, बचा क्या a प्लस बी किसके बराबर हो गया 1 के। तो ऑप्शन नंबर बी a प्लस बी हमारा क्या हो गया 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं और उनमें 30% संतरे बेच दिए, फिर भी उस पर 245 संतरे शेष हैं। आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे, ठीक है। तो हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में उसके पास x थे और x में से उसने 30% ऑफ x को बेच दिया, यानी कि 30% को जब फ्रैक्शन लेंगे 30/100 ऑफ x को बेच दिया। बेचने के बाद अब उसके पास बचे 245, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट, बचा क्या x माइनस 3/10 इक्वल टू 245। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे x है 10x माइनस 3x अपॉन 10 इक्वल टू 245। तो 10x में से 3x गया, 7x बाई 10 इक्वल टू 245। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 245 इंटू 10 अपॉन में 7, 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, यानी कि 350। तो स्टार्टिंग में उसके पास 350 संतरे थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट 95 कह रहा है, यदि एक संख्या किसी अन्य संख्या से 10% कम है और फिर क्या है, और दूसरी संख्या क्या है 200 से 10% अधिक है, तो पहली संख्या क्या है। तो देखिए हमने मान लिया कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, ठीक है। पहले क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 10% कम है, तो और फिर क्या कह रहा है दूसरी संख्या मान लिया हमने y है, ठीक है। तो y से 10% कम क्या है, पहली संख्या जो है वो y से 10% कम, फ्रैक्शन में कर दी 10/100 टू y, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें हमारा, अब हम इसे सॉल्व ज़रा करें तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई माइनस 1/10y, यानी कि कितना हो गया हमारा ये 10y माइनस वाई 9/10y, ठीक है। दूसरी लाइन ये कह रहा है कि दूसरी संख्या 200 से क्या है दूसरी संख्या 200 से 10% ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या, ठीक है, 200 से 10% ज़्यादा है, तो 200 गुणे 10/100, 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, कितना हो गया 200 प्लस 20, यानी कि 220। y की ये वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9/10 इंटू 220, 0 से 0 गया, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 198 सही है, पहली संख्या है 198। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96, एक खंबे की परछाई उसकी लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य की ओर उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए अगर कोई एक खंबा ऐसे है तो उसकी परछाई ऐसे होगी, ठीक है,
जब हम चलते हैं तो क्या होता है, हम ऐसे खड़े होते हैं, हमारी परछाई यहाँ ज़मीन पे बनती है। इसी तरह ये खंबा, इसका परछाई ये, तो हमने मान लिया खंबा x है, तो क्या कह रहा है, उसकी परछाई उसकी √3 गुना है, तो मान लिया x√3। तो हमसे पूछ क्या रहा है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होता है tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर है हमारा x, बेस है हमारा x√3। x से x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 1/√3। तो tan थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan tan एलिमिनेट हो गया, थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा 30 डिग्री सही है। अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 97। यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तथा इसका अनुप्रस्थ काट भी 2 गुना हो जाए तो उसका प्रतिरोध बताएं। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला, रो इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू, मिस्टेक हो गया, वेट, आर इक्वल टू रो इंटू ए अपॉन एल होता है, सॉरी, आर इंटू एल अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि लंबाई जब 2 गुनी हो रही है तो उसका एरिया भी क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या, रो एल अपॉन ए, और फॉर्मूला भी रो एल अपॉन ए ही होता है। यानी कि हमारा जो पहले था वही बाद में भी आया, तो हमारी क्या हो गई, सेम ही मिलेगा, यानी कि वही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो हमारा जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की पास्कल स्पेक्ट्रम श्रेणियां विद्युत चुंबकीय विकिरण के दृश्य क्षेत्र में पड़ी होती, ये बात गलत है, तो हमें गलती बताना था। नेक्स्ट 99, हुंड के नियम का संबंध किसमें इलेक्ट्रॉनों के वितरण से है। तो हुंड का नियम इलेक्ट्रॉन का जो वितरण करता है वो करता है अपरासित ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, निम्न यौगिक में से कौन सा एल्कोहली KCN से अभिक्रिया करेगा, बताएं आप लोग, इसका आंसर करें। तो वो होता है बेंजल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से लेक्चर्स को देखा होगा, और यहाँ पे जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज ऐसी सीरीज़ हमारी इस चैनल पे आती रहेगी। थैंक यू।